पेपर वन 125 नंबर का होता है, 125 क्वेश्चन का होता है, 250 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसमें आपके सब्जेक्ट्स जो आपको ऑलरेडी पता है फिर भी बता देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। उसके ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 125 क्वेश्चन मिलते हैं, 250 नंबर का होता है। अब बात करते हैं पेपर टू की। पेपर टू जिसका नाम है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये आपको पेन से लिखना होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव मार्क नहीं करना होता। इसमें आपको 6 एसे मिलेंगे जिसमें आपको 4 एसे लिखने होंगे। उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट मिलेंगी, काउंटर आर्ग्यूमेंट जिन्हें बोलते हैं, वो आपको लिखनी होंगी। उसके बाद आपको 2 रिपोर्ट्स लिखनी होंगी, एक प्रीसी लिखना होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिखना होगा, और बाकी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे जो ग्रामर आपको अपनी दिखानी होगी, अंग्रेजी की स्किल्स, इंग्लिश की स्किल्स कि हमारी ग्रामर अच्छी है, हमारा व्याकरण अच्छा है अंग्रेजी। अब पेपर टू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं पेपर टू नहीं, तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, आप 2-4 टॉपिक लिखो चले जाओ। हाँ, हर एक इंसान की जरूरतें अलग होती हैं, सब इंसान बराबर नहीं हो सकते, ये बात तो मानते हो? सब इंसान बराबर नहीं हो सकते, कुछ लोगों को प्रैक्टिस की सिखाने की जरूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। हो सकता है कुछ ने 1-2 बार 2-3 बार पेपर दे लिया है तो उन्हें ऑलरेडी पता है क्या करना है, बस टॉपिक्स प्रैक्टिस वगैरह मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत से जरूरत होती है एक एक चीज सीखने की। अब पेपर टू की इंपॉर्टेंस क्या आती है? हमारे पास जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 450 मार्क्स का होता है, 450 मार्क्स का, जिसमें से 200 मार्क्स हमारे पेपर टू के होते हैं। उन 200 मार्क्स में से आपके 4 एसेज 80 मार्क्स करते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स 40 मार्क्स करती हैं, और 2 रिपोर्ट्स 20 मार्क्स करती हैं। ठीक है, तो 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 केवल आपके रिटन पार्ट के होते हैं, जो आपको अपने पास से लिखना है। दोनों पार्ट्स में फर्क समझिए, 140 नंबर का जो पार्ट है उसमें आपको कोई डिटेल नहीं दी जाएगी, आपको सब कुछ अपने पास से लिखना है, सब कुछ अपने पास से। लेकिन जो बाकी के 60 मार्क्स हैं वो आपको ड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे प्रीसी लिखना है तो पैराग्राफ वो देंगे, आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ वो देंगे, आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ग्रामर में क्वेश्चन वो देंगे, आपको सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है। तो 60 मार्क्स का ड्राफ्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 140 मार्क्स का ड्राफ्ट कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको अपने पास से लिखना होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ये 140 मार्क्स। अब इंपोर्टेंस इतनी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसी बार का लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा एक कैंडिडेट और जो दूसरा कैंडिडेट, अगर उनके बीच में हम कंपैरिजन करें तो उनके पेपर वन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स सेम है, बिल्कुल सेम मार्क्स हैं उनके, पेपर वन के और इंटरव्यू के। लेकिन पेपर टू में एक का स्कोर कम है और एक का थोड़ा ठीक ठाक है। अब कितना फर्क आया इस चीज से? इस चीज से इतना फर्क आया कि एक की रैंक अंडर 25 है और दूसरा लिस्ट में नहीं है, जबकि पेपर वन और इंटरव्यू में सेम मार्क्स हैं उनके। तो इंपॉर्टेंस समझ रहे हो चीज की, कि केवल 10-15-20 मार्क्स ऊपर नीचे, और आप अंडर 25 भी हो सकते हो और आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता क्योंकि उससे उन लोगों की पहचान जाहिर हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक अंडर 25 रैंक पे है और एक लिस्ट में नहीं है, इवन रिजर्व लिस्ट में भी नहीं है। तो ये पेपर टू की इंपॉर्टेंस है। पेपर टू में डिसेंट स्कोर माना जाता है 90 प्लस का, डिसेंट स्कोर माना जाता है 90 प्लस का। हम कोशिश करेंगे कि 100 प्लस तो हर कीमत पे आए, कि कितने भी ज्यादा मर जाएं, 100 तो लेके मरे, 100 से नीचे बात नहीं बनेगी। और जिनका मैंने अभी एग्जांपल दिया,
पेपर 1 के और इंटरव्यू के मार्क्स का उनका बता दूं, पेपर 1 का स्कोर दोनों का 180 प्लस था। उन दोनों का पेपर का 1 का स्कोर 180 प्लस था, और इंटरव्यू अराउंड दोनों के 100 अराउंड थे। सिर्फ पेपर 2 में इतना हेर फेर हुआ कि एक लिस्ट में है और एक नहीं है, और लिस्ट में भी अंडर 25 आ गया। तो ये पेपर 2 की इंपॉर्टेंस है। अब बात आएगी लिखने की। तो लिखने के लिए आपके पास भाषा का चयन है, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एस्से के लिए, सिर्फ और सिर्फ निबंध के लिए। उसके अलावा आपको अपना पूरा पेपर अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉम्प्रहेंशन, प्रेसी, ग्रामर सब अंग्रेजी में होगा, सब इंग्लिश में होगा। सिर्फ आप अपने निबंध को हिंदी में लिख सकते हैं अगर आप चयन करते हैं तो। अब छोटी सी बात करते हैं, क्या पेपर 2 डिफिकल्ट है? जिसे जिसे डिफिकल्ट लगता है हाथ उठाइए। क्या पेपर 2 डिफिकल्ट है? रेज योर हैंड्स। चलिए, लगभग 40 लोगों ने हाथ उठाए, उन्हें लगता है कि पेपर 2 डिफिकल्ट है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि पेपर 2 इजी है? वो लोग हाथ उठाएं जो कहते हैं कि पेपर 2 इजी है। केवल उन्हीं लोगों का हाथ ऊपर रहे जो सोचते हैं कि पेपर 2 इजी है। 10-12 लोगों के हाथ उठे होंगे जिन्हें लगता है कि पेपर 2 इजी है। देखिए, पेपर 2 ना ही डिफिकल्ट है और ना ही इजी है। इसे हम कहेंगे इजी बट डिफिकल्ट है। कैसे? उन लोगों के लिए पेपर 2 इजी है जिन्हें सोचना आता है, जिनके पास एक थॉट प्रोसेस है। क्योंकि लिखना तो आप सभी को आता है, आप लोग सभी ग्रेजुएट हो, पेपर लिख लिख के ही तो यहां तक आए हो। अरे पेपर लिख लिख के ही तो पास होके यहां तक आए हो, ग्रेजुएट हुए हो। लिखना तो सभी को आता है, लेकिन सोचना नहीं आता। तो केवल और केवल जो आपको सीखना है वो थॉट प्रोसेस है, कि किसी भी टॉपिक पे आप सोचेंगे कैसे, सोचना कैसे चाहिए, कौन सी सोच सही है, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं ही क्यों गलत सोच रहा हूं? ये सीखने वाली चीज हो जाती है। अब थॉट प्रोसेस हम सीख लेंगे, हमारे मन में विचार आने लगेंगे। उसके बाद एक सबसे जरूरी चीज जो रहेगी, वो रहेगी अपनी उस सोच को, अपने उन विचारों को शब्दों में डालना। क्योंकि मन में तो बहुत कुछ आ जाता है, लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते। एक फॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती हमारे दिमाग में कि ये लाइन लिखूं कैसे। दिमाग में तो आ गई। हमने कहा कि रीजनल एक्सट्रीमिज्म से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो दिमाग में तो आ गया यार उन लोगों ने गर्दा मचा रखा है, अब लिखें कैसे इस लाइन को? फॉर्मल शब्द नहीं है, फॉर्मल तरीका नहीं है लिखने का। दिमाग में तो आ गया कि यार इन लोगों ने परेशान कर रखा है वैसे तो, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो थॉट प्रोसेस के बाद जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि जो विचार हमारे मन में बने हैं उन्हें सही शब्द किस तरह प्रदान किए जाए, उन्हें किस तरह से सही जगह ढाला जाए। अब थॉट प्रोसेस भी है, हमने सोच भी लिया, विचार बन गए, लिखने के लिए शब्द आ गए। अब शब्द हमारे पास जो आएंगे वो एक एक सेंटेंस के लिए, एक एक वाक्य के लिए आएंगे। हम वाक्य पे बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं एस्से की, निबंध की, तो निबंध में सबसे ज्यादा जरूरी होता है फ्लो। फ्लो नहीं टूटना चाहिए, नरेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर हम वाक्य पे वाक्य बनाएंगे तो फ्लो नहीं आएगा, फ्लो नहीं आएगा, पढ़ने वाले को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो आप अगला अटेम्प्ट फिर से देंगे। सीधी सिंपल बात है। तो हमें सोचना सीखना है, विचार सीखने हैं, शब्द बनाने सीखने हैं, फिर उससे पूरी स्टोरी बनानी सीखनी है, एक वाक्य नहीं। जब हम लिखने बैठे हमारे पास एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए अपने दिमाग में।
कि, और ये प्रोसेस करने के लिए हमारे पास पर टॉपिक 40 से 60 सेकेंड ही है, क्योंकि हमें 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के लिए कि टॉपिक पढ़ा, डिमांड समझी, विचार बनाए, शब्द ढूंढे, स्टोरी बनाई, वाक्य बनाए, पूरा फ्लो तैयार किया, ये सब करने के लिए 40 से 60 सेकंड मिलते हैं। तो हमें अपनी रफ्तार पे काम करना होगा। अब आप लोग यहां सीखेंगे क्या? मैं बहुत ज्यादा आज लिखूंगा नहीं, बस बोलूंगा, सुनते रहना। तो हम लोग यहां सीखेंगे क्या? पहली बात तो हमने बता दी, विचार सीखेंगे, किस तरीके से सोचा जाए। दूसरी बात, सीखेंगे कि टॉपिक की डिमांड क्या है, यूपीएससी हमसे पूछना क्या चाह रही है। क्या हम कीवर्ड्स पे ही खेलते रहेंगे, या हम उसकी कभी डिमांड को पहचान पाएंगे? जब तक डिमांड नहीं पहचानेंगे तब तक उस पे हम अच्छा नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। तो हमारे पास डिमांड समझने के लिए क्या होना चाहिए? डिमांड समझने के लिए होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी क्लियरिटी हमें कितनी है। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम कितने भी विचार कर लें, क्या ही सोच लेंगे? बताओ, सोचा जा सकता है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी ही ना हो? अगर हम आपसे कहें कि एक काम करो, युगांडा का नक्शा बनाओ, अब आपने सिर्फ युगांडा नाम सुना है, कभी उसका मैप तो देखा है नहीं। अब क्या बनाओगे? गोला बनाओगे, त्रिकोण बनाओगे, क्या बनाओगे? क्या 2 घंटे सोचकर भी आप उसका मैप बना सकते हो? 3 घंटे सोचकर भी बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि हमें उस चीज का पता ही नहीं है। तो हमारी दूसरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, जिन पे एक टॉपिक बन सकते हैं, हम उन मुद्दों पे हमेशा अपनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखें। पेपर 2 में टॉपिक कभी भी हवा से नहीं बनता, कभी भी हवा से नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर का कुछ मूड था, उसने एक ऐसी पोयम लिख के आपको दे दी, नहीं। सिविल सर्विसेज में माना जाता है, फिलोसफिकल ऐसे आते हैं, वो कुछ भी अपनी मर्जी से उठा के दे देते हैं। लेकिन सीएपीएफ में ऐसा कभी नहीं होता। सीएपीएफ में आपको टॉपिक मिलेगा, वो हमेशा कभी ना कभी समाचारों में रहा होगा मुद्दा। आपको हमेशा अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी होगी। फिर कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, पेज रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जो पेज आपको दिया गया है, पैराग्राफ रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि पैराग्राफ कैसा, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, खत्म कहाँ होता है, शुरू कहाँ होता है। मैं अभी आप लोगों से 100% कह सकता हूं कि आप लोगों में से आधे लोगों को नहीं पता होगा पैराग्राफ शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है। अभी तो हम जहां मर्जी लाइन पे डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं, बोल देते हैं पैराग्राफ हो गया। आधों को भी नहीं पता पैराग्राफ होता क्या है। और जबकि पैराग्राफ का एग्जाम्पल आप बचपन से अब तक देखते आ रहे हो, किताबें पढ़ते हो, पैराग्राफ ही तो लिखे हुए हैं। लेकिन कभी उतना ध्यान से नहीं देखा कि पैराग्राफ खत्म कहाँ होता है, शुरू कहाँ होता है, उसके रूल्स क्या है। तो छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपके एस्से को अच्छा दिखाएंगे, जो आपके राइटिंग को अच्छा दिखाएंगे। एस्से लिखना एक स्किल होती है, कोई भी टॉपिक लिखना एक स्किल होती है। एस्से की बात नहीं कर रहा मैं अभी मैं केवल पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में एस्से की करूंगा। आज मैं टॉपिक जो लेके चलूंगा वो एस्से का लेके चलूंगा। मैं 3 ओरिएंटेशन क्लास लूंगा, पहली एस्से पे, दूसरी आर्ग्यूमेंट पे, तीसरी रिपोर्ट। ठीक है, आज बात करेंगे हम एस्से की। तो ये तो पेपर 2 में हमें इतना तो सोच के ही चलना है। अब हम क्या सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे? उससे पहले जरूरी है कि आपको यह पता हो सीखना होता क्या है। लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो हम दो लर्निंग की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इज कॉग्निटिव लर्निंग, सेकंड इज बिहेवियरल लर्निंग। कॉग्निटिव यानी कि सचेत सीख,
और बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक सीख। जब हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है? कॉग्निटिव लर्निंग में कहते हैं आपके सामने एक टीचर आया, आपको एक सब्जेक्ट के बारे में फैक्ट्स बताए, डेटा बताया, आपको सिखाया और चला गया। वो होती है कॉग्निटिव लर्निंग। मैं आपको बताता हूं कि भारत एक देश है, दिल्ली उसकी राजधानी है, उसमें इतने राज्य आते हैं, इतने देशों से वो अपनी सीमाएं लगाता है। ये मैंने जो आपको डेटा दिया अभी आपको कहीं भी काम आएगा। ये थी कॉग्निटिव लर्निंग, कि हमने आपको कुछ ज्ञान की बातें बता दी और आपने वो याद कर ली। ठीक है, ये जीएस में काम करता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, किसी टीचर से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यानी कि वो कॉग्निटिव लर्निंग है। वो आपको कुछ चीजें बता रहा है जो आप सीख रहे हो। लेकिन दूसरी जो लर्निंग है, जो व्यवहारिक सीख है, जो सोशल है, जो कल्चरल है, वो कहती है कि आप अपने दिमाग से सोच के चीजों को बनाएंगे। वो इमेजिनेटिव लर्निंग होती है। उसमें कोई डेटा फैक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होते। उसमें आप अपने दिमाग से वाक्यों को बनाते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं। इसे बोलते हैं राइटिंग स्किल्स। और हम जो आपको देंगे वो देंगे राइटिंग स्किल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कराया टॉपिक आपके पेपर में आए या ना आए, हम आपको उस लायक बनाएंगे। हम आपको राइटिंग स्किल्स देंगे कि कुछ भी आएगा आप लिख के आओगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बिहेवियरल लर्निंग पे रहेगा, व्यवहारिक सीख पे रहेगा। क्योंकि मेन मुद्दा है सोचना सिखाना, कि सोचते कैसे। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें एस्से की, निबंध की। एस्से जिसे हिंदी में कहते हैं निबंध, वर्णन, यत्न, प्रयत्न। निबंध यानी कि शब्दों के एक ऐसे बंधन को जो एक पूरी व्यवहारिक सीख दे सके, उसे कहते हैं निबंध। जो किसी एक विषय को विस्तृत रूप से बताए लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर के बंधन में रहे, वो होता है निबंध, उसे कहते हैं एस्से। सबसे पहले एस्से जो हमें मिलते हैं, जो कहे जाते हैं, मिलते तो पता नहीं कहाँ होंगे, भारत वालों ने सबसे पहले लिखे होंगे, सब वही करते हैं। लेकिन जिसे हम फिर भी कहेंगे, हमें मिलते हैं फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में। फादर ऑफ एस्से कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। यूरोप वालों ने एक लाइन सबसे पहले सीखी थी, फादर ऑफ, और हर चीज में लगा दी। चाहे वो फादर ऑफ फिजिक्स हो या फादर ऑफ हिस्ट्री या फादर ऑफ एस्से, उन्होंने वो फादर ऑफ सीखा था और वो हर चीज में लगा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे जो एस्से के फादर हैं वो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। अब एस्से को उन्होंने डिफाइन कैसे किया? उन्होंने कहा यूज टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज एंड एनालिसिस या एनालिटिक्स एबिलिटी। कि एस्से वो है जो आपके आइडियाज, आपके विचार और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपके विचार करने की क्षमता को दर्शा सके, उसे हम एस्से कहेंगे। लेकिन अगर हम आज की भाषा में कहें कि एस्से क्या होता है, तो उसे कहा जाता है कि ए शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद ए सिंगल सब्जेक्ट। अब यहां पे गौर करने वाले दो शब्द हैं, फॉर्मल एंड सिंगल सब्जेक्ट। पहली बात तो ये राइटिंग फॉर्मल होती है, मतलब आप ऐसे वर्णन नहीं कर सकते उसका। अगर आपको वर्णन करना भी है कि उसने झापड़ मार दिया, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, तो आप लिखेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने के संबंध में अपने हाथ से उसके गाल पर तमाचा लगाया। फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है। तो एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद ए सिंगल सब्जेक्ट, मतलब उसका विषय एक निर्धारित है, वो इधर उधर नहीं भाग सकता, अदरक की तरह कहीं भी नहीं बढ़ सकता। वो एक दिशा में ही चलेगा, वो लोकी है, जितना बढ़ेगा एक ही तरफ बढ़ेगा, अदरक नहीं है।
तो ये ऐसे के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब कितने तरह का ऐसे होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ एसेज? द फर्स्ट टाइप इज एक्सप्लोरेटरी, second is narrative, third is descriptive, and fourth is argumentative. पहला हमारा किसी काम का नहीं, हमारे काम आते हैं नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। नैरेटिव यानी वर्णन, डिस्क्रिप्टिव यानी दर्शन, आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि व्यवादिक। अब नाम तो सुन लिए, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ऐसे कौन सा होता है? तो आप सभी ने बचपन में ऐसे लिखे होंगे, काउ, माई होम, माई टाउन, लिखे हैं ऐसे? सभी ने बचपन में लिखे हैं। ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यानी कि आप किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आप उसका दर्शन दिखा रहे हैं। जब आप गाय का ऐसे लिखते हैं, काऊ का ऐसे लिखते हैं, तो आप क्या कहते हैं? काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज 2 eyes, यही कहते हैं, ये तो लिखते हैं। यानी कि हम अपने शब्दों में गाय का दर्शन करा रहे हैं कि भैया गाय ऐसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 आंख होती हैं, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, एक पूंछ होती है। तो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यानी कि दर्शन कराना। फिर होता है नैरेटिव, यानी कि वर्णन करना, कहानी का वर्णन करना। इसमें हम कहें कि अगर एक एग्जांपल हम आपको दें, माय बेस्ट फ्रेंड, कि मेरा प्रिय मित्र कैसा है। होता तो सबको पता है कि वो कैसा होता है, लेकिन लिखना तो अच्छा ही पड़ता है, क्योंकि प्रिय मित्र कभी किसी का अच्छा नहीं होता। शायद दुनिया का सबसे हरामी इंसान हमारा प्रिय मित्र होता है। लेकिन जब हम उसके बारे में वर्णन करेंगे कि वो ऐसा है, उसकी ये आदतें हैं, तो हम उसका वर्णन करेंगे, चरित्र वर्णन करेंगे। असली चरित्र लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर होता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, यानी कि व्यवादिक, जिसपे हम किसी चीज की अच्छाइयां बुराइयां बताते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं खुद से। कभी किसी दो चीज के बीच में कंफ्यूज हुए हो? कभी फोन लेना हो, दो के बीच में कंफ्यूज हो गए, लैपटॉप लेना हो, दो के बीच में कंफ्यूज हो गए, फिर खुद को उसके प्रो एंड कौन समझाने लगते हो, रिव्यूज देखते हो। वो जो रिव्यूज होते हैं, वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आप मान सकते हो। जो बड़े बड़े नहीं लिख देते लोग रिव्यूज, पता नहीं कितने खाली लोग हैं वो वेबसाइट्स पे रिव्यूज लिख रहे हैं। हमने आज तक नहीं लिखे, पता नहीं कौन ही इतना फ्री होता है कि पूरे पूरे रिव्यूज लिखता है। वो बताता है कि ये डिवाइस कैसे अच्छी है, ये डिवाइस कैसे बुरी है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन देता है कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव होता है कि पहले अच्छाइयां बता रहा है, बुराइयां बता रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन दिया कि वैसे अच्छाई बुराई को साइड रखो, इस पैसे में इससे बेहतर क्या ही मिलेगा। तो ये फॉर्म होती है आर्ग्यूमेंटेटिव। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी आती है। जो हम कहते हैं कि काउंटर काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखो, असल में वो पॉइंट वाइज लिखते हैं, इसीलिए आर्ग्यूमेंट कहलाती है। अगर हम उसे पैराग्राफ में लिख दें तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहलाएगा। अगर हम सपोर्ट पॉइंट्स पे एक पैराग्राफ लिख दें और अगेंस्ट पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिख दें तो वो ऐसे बन जाएगा। लेकिन हम उसे पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसीलिए उसे काउंटर आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। समझ रहे हो? तो ये 3 तरीके आपको ध्यान रखने हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। ये तीनों ही हमारे काम आते हैं। अब एसेज अलग अलग तरीके की कैटेगरी में आते हैं, कौन सा ऐसे कैसा होता है, कैसे लिख सकते हैं। अगर फिलोसफिकल ऐसे आ जाए, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ पे ऐसे आ जाए, यानी कि एक वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर मैं आपको ऐसे दूं
कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो आप उस पर आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तो नहीं होगा वो, लेकिन आप उस पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो या आप उसका नरेशन कर सकते हो कि उदय और अस्त कुछ नहीं होता, सूर्य ना उगता है ना अस्त होता है, पृथ्वी घूमती है। तो आप वो या तो स्टोरी का नरेशन दोगे या सीन का असली डिस्क्रिप्शन दोगे, आर्ग्यूमेंट तो नहीं करोगे। यहीं पे अगर एक प्रॉब्लम आ जाए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इज बेन फॉर द वर्ल्ड, कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, प्लास्टिक का कचरा जो है, वो पृथ्वी के लिए या दुनिया के लिए या विश्व के लिए एक अभिशाप है। अब इसमें आप नरेट कर सकते हो कैसे है अभिशाप, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, या फिर दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हो। जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम उसमें डेटा देंगे कि इतना प्लास्टिक पोल्यूशन वहां से आता है, इतना प्लास्टिक पोल्यूशन हमें समुद्र में मिला है, इतना प्लास्टिक पोल्यूशन यहाँ है वहां है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया चीज का, प्रॉब्लम का। फिर हम नैरेटिव भी देंगे, हम नरेशन भी करेंगे। तो हमेशा इन दोनों चीजों का, इन दोनों तीनों तरीके के एसेज का मिक्सचर हम लिखेंगे। कभी कभी पूरा पूरा ही एक तरीके का ऐसे होगा, कभी इनका मिक्सचर भी होगा। अब पूरे का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि डिस्क्रिप्शन ऐसे का पूरे का, तो लास्ट ईयर आया था विमेन इन फोर्सेस, विमेन इन फोर्सेस आया था ना। डिस्क्रिप्शन ऐसे था, हमें दर्शाना था महिलाओं की स्थिति फौज में। जब हम किसी चीज को दर्शा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। तो कभी कभी पूरा एक कैटेगरी का ऐसे आएगा, कभी कभी उनका मिक्सचर लिखना होगा। ये आने वाले टॉपिक्स के साथ साथ में सिखाता रहूंगा कि कब कहां कैसे क्या यूज करना। अब ये तो हो गए टाइप ऑफ एसेज। अब आते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एसेज, कि एसेज के पार्ट क्या होते हैं, एसेज लिखा कैसे जाता है। तो एसे में एक होता है इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं प्रस्तावना। फिर होता है लिंकिंग पैरा, फिर होता है मेन बॉडी, और फिर होता है कंक्लूजन। अब कंफ्यूजन दो आते हैं कि कंक्लूजन होता है या वे फॉरवर्ड होता है। सुना है ना आप लोगों ने, कोई कहता है कि वे फॉरवर्ड है, कोई कहता है कि कंक्लूजन है। अब अपने दिमाग पर अगर हम जोर डालें तो हमें पता चलेगा कि कंक्लूजन हम कब निकालते हैं, जब हमने आर्ग्यूमेंट की हो। कंक्लूजन कब निकालेंगे, जब हमें प्रो कॉन्स पता है, सारी चीजें बताई हैं, प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन बताए, गवर्नमेंट एफर्ट बताए, तब हमने एक कंक्लूजन दिया। बट वे फॉरवर्ड हम कहां देते हैं, जहां पे कंसिस्टेंट प्रॉब्लम हो कि उसे आगे बढ़ा, आगे आने वाले समय में खत्म कैसे करेंगे। वो होता है वे फॉरवर्ड, यानी आगे का रास्ता क्या। कंक्लूजन यानी कि समावेश, वे फॉरवर्ड यानी कि आगे का रास्ता। तो दोनों चीजें अलग हैं, किसी एस्से में वे फॉरवर्ड काम आएगा, किसी एस्से में कंक्लूजन काम आएगा। कंक्लूजन कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता है कि हमने इस टॉपिक को किस नजरिए से देखा। जबकि वे फॉरवर्ड मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स पे आता है। जैसे अभी मैंने बताया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इज बेन फॉर द वर्ल्ड, तो आप इसमें वे फॉरवर्ड दोगे कि आगे की राह क्या हो सकती है, कि गवर्नमेंट इसे बैन करें, जो है उसे साफ किया जाए, उसे रिसाइकल किया जाए। वो वे फॉरवर्ड हो जाएगा ना, कि आगे क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता क्या है। तो ये होते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, लिंकिंग पैरा, मेन बॉडी। मेन बॉडी में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। मेन बॉडी में 3 पैरा आते हैं, पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना जब आप लिखते हैं, अभी आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में। अभी बात करते हैं वाई एसए, एसए क्यों, यूपीएससी आपसे पूछ क्यों रही है, जरूरत क्या है।
तो जरूरत है यूपीएससी को आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में झांकने की। और ऐसे यानी कि निबंध हमें बताता है कि आपकी इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने डायमेंशंस को सोच सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप कितने चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं। अगर हमने आपको कोई प्रॉब्लम दी या कोई टॉपिक दिया तो आप उसका एनालिसिस कैसे करते हैं विद इन टाइम फ्रेम, यानी कि जब आपके दिमाग पे प्रेशर रखा हुआ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी क्यों पूछती है इससे, आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स पहचानने के लिए। आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपकी भाषा की स्किल्स, कि आप अपनी भाषा में कितने निपुण हैं। आप अपने विचारों को शब्दों में ढाल सकते हैं या फिर शब्दों से विचार बना सकते हैं। जब आप एक एसी बनेंगे, डीसी बनेंगे, 2IC बनेंगे, तो मैक्सिमम टाइम आप अपने फाइल्स में टेबल पे बिताएंगे। आप कितनी जल्दी उन चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्या सिचुएशन होगी, क्या सिचुएशन कर सकते हैं। आपके सामने फाइल्स आएगी तो आप उसे कितनी जल्दी उसका एनालिसिस कर लेंगे, समझ लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है लिंग्विस्टिक स्किल्स। ऐसे नापे जाते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स। जैसा कहा जाता है कि आपकी पेपर टू की कॉपी कोई जीएस का टीचर चेक नहीं करता, बल्कि एक इंग्लिश या हिंदी का प्रोफेसर चेक करता है। कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, लेकिन कहा यही जाता है कि आपकी जो पेपर टू की कॉपी होती है वो कोई जीएस का टीचर चेक नहीं करता, वो एक इंग्लिश या हिंदी का प्रोफेसर चेक करता है। तो सबसे ज्यादा मायने रखती है लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपकी भाषा की निपुणता। आप चाहे हिंदी में लिख रहे हो या अंग्रेजी में, आपकी भाषा बिल्कुल सही, शुद्ध होनी चाहिए। अब सही और शुद्ध होने का मतलब जटिल होना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत शशि थरूरी बन जाओ कि प्रोफेसर को गूगल करना पड़ रहा है लिखा क्या है। आसान शब्दों में भी आप अपनी भाषा की निपुणता समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आपको पहचानना होगा कि जटिलता जरूरी नहीं है। अगर आप आसान शब्दों में, आसान भाषा के साथ में कार्य कर सकते हैं तो आप करें। इमेजिनेटिव स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड द फोरमोस्ट थॉट प्रोसेस। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। हम इंसान जो सोशल प्राणी कहलाते हैं, कैसे कहलाता है, हम क्या करते हैं जिससे हम सोशल बन जाते हैं। कम्युनिकेशन, है ना। हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए हम सोशल हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों, ऐसे क्या है, ये तो अगर हम सारी साइंटिफिक चीजों को साइड में रख दें, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। तो ऐसे है क्या, ऐसे एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। अरे जैसे लेटर एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, फोन एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, क्या ऐसे भी एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। कम्युनिकेशन मीडियम है। तो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, कम्युनिकेशन होता है वन वे, टू वे, पढ़े हैं ना, जिसने प्रोफेशनल डिग्री करी होगी कम्युनिकेशन पार्ट आता है उसमें। तो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, पढ़े हैं ना सब कुछ, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे क्या है,
ऐसे है इन सबसे हट करके मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि जब एक इंसान बहुत बड़ी भीड़ से कम्युनिकेट कर रहा हो, उसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास मतलब भीड़। तो ऐसे एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। और जब मास कम्युनिकेशन होता है वो जनरली वन वे होता है, क्योंकि आप भीड़ से फीडबैक तो नहीं ले सकते, कितनों से लोगे, है ना। अरे आप एक इंसान सामने भीड़ से बात कर रहा है तो भीड़ चिल्लाती रहे, आप अपनी बात खत्म करोगे चले जाओगे, सबसे बात तो नहीं कर सकते ना उनसे। अब कोई आर्टिस्ट स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, उसके सामने इतनी भीड़ है, वो मास कम्युनिकेट कर रहा है, गाना गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, मास कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन सब सामने चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहे, वो अपनी बात कहेगा और चला जाएगा, अपना परफॉर्म करेगा और चला जाएगा। ऐसे ही ऐसे एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मास मतलब भीड़, भीड़ मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं। हमें नहीं पता कि भीड़ में 4 साल का बच्चा खड़ा है या 80 साल का एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बुजुर्ग। हमें नहीं पता कि सामने जो भीड़ है उसमें कितने लोग साइंटिफिक नॉलेज वाले हैं, कितने बेसिक नॉलेज वाले हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमें कुछ नहीं पता। यही तो होता है मास कम्युनिकेशन, कि हमें नहीं पता सामने क्या है। अरे आप टीवी पे न्यूज देखते हो, मास कम्युनिकेशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कोर्सेज, है ना। वो भी तो मास कम्युनिकेशन होता है, टीवी पे बोल रहे हैं। क्या जो एंकर टीवी पे न्यूज बता रहा है उसे पता है कि देखने वाले को कितनी नॉलेज है? क्या पता है उसे? नहीं पता है उसे, उसका लेवल नहीं पता है। तो मास कम्युनिकेशन में एक जनरल रूल फॉलो किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आप हमेशा इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, इतनी डिटेल्ड कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कि एक अनपढ़ से लेकर एक पढ़े लिखे तक, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक को पूरी बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि हम नॉलेज बेस को जीरो मान के चलते हैं सामने वाले की, अब उसे हो कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मास कम्युनिकेशन में जनरली माना जाता है कि जो सामने भीड़ है आप उसे इक्वल माने, उनका नॉलेज बेस जीरो माने। अगर हम ऐसे पे लगाते हैं तो ऐसे मास कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है और कहता है कि हमें नहीं पता पढ़ने वाले को टॉपिक की कितनी जानकारी है। क्या पता उसे टॉपिक की हमसे ज्यादा जानकारी हो, और क्या पता टॉपिक वो पहली बार पढ़ रहा हो, उसने नाम भी ना सुना हो इसका। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो हमें ऐसे ऐसे लिखना होगा कि जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसे भी समझ आए, बेसिक से लेकर एडवांस तक, प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक। और जिसे नॉलेज है उसे भी पढ़ने में अच्छा लगे कि हाँ इस इंसान ने सही लिखा हुआ। तो ऐसे हम इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक लिखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना भी देते हैं कि सामने वाले को भले ही कुछ भी ना पता हो, लेकिन हमारी प्रस्तावना से, हमारे इंट्रोडक्शन से उसके दिमाग में एक बेस बन जाएगा कि हम आगे किस चीज की बात करने वाले हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अभी हम जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो हम बेसिक नॉलेज को सबके अंदर बराबर मानते हैं। जैसे अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, मैं पूछूं आप कौन हैं, तो आप कहेंगे, आप अपना नाम बताएंगे। जैसे मैं मितेश सोलंकी जैसे कहता हूं कि आप अपने बारे में बताइए, तो वो बताएंगे मेरा नाम मितेश सोलंकी है, मैं राजस्थान से आता हूं, ऐसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन यहीं पे अगर कोई एलियन पूछे तो आप उसे क्या कहेंगे कि मैं पृथ्वी से एक इंसान हूं, क्योंकि हम उसका नॉलेज बेस जीरो मानेंगे। यहां तो हमें पता है आप इंसान ही हो, हम बेसिक नॉलेज को जीरो मान के चल रहे हैं, इसे इतना तो पता ही है कि सामने वाला इंसान है। लेकिन ऐसे में हम बिल्कुल जीरो से मान के चलेंगे। अगर हम इंट्रो देंगे तो बिल्कुल जीरो से देंगे, कि जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी ऐसे को पढ़े और उसे पूरा समझे।
उसे भी टॉपिक के बारे में जानकारी मिले, वो भी उस चीज को समझ पाए। क्लियर है? आमतौर पर आप लोगों को नहीं बताया जाता कि इंट्रोडक्शन क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये जरूरत होती है इंट्रोडक्शन कि हमें नहीं पता सामने वाले का नॉलेज बेस क्या है, इसीलिए हमें उसे थोड़ा सा आइडिया देना पड़ता है कि हम आगे किस बारे में लिख रहे हैं। इसे कहा जाता है प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है कि हमने आगे क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम आपको ये राइट दे रहे हैं, वो इक्वालिटी दे रहे हैं, है ना। यानी कि हम उसे बता रहे हैं कि आगे हम किस किस चीज के बारे में बात करेंगे, इक्वालिटी के बारे में, राइट्स के बारे में, फलाना ढिमकाना, हम आगे बात करेंगे। तो प्रस्तावना देना होता है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। और आपको ये अच्छा देना होता है, क्योंकि अगर अच्छा इंट्रोडक्शन होगा तो बात आगे अच्छी बनेगी, चाहे ऐसे हो या रिलेशनशिप। अब ऐसे में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि ऐसे एक नॉन फिक्शनल स्टोरी होती है, फिक्शनल नहीं होती। हम जनरली उन मुद्दों पे बात करते हैं जो शाश्वत हैं, जो घटित हुए हैं। कोई भी इमेजिनेटिव चीजें नहीं होती कि आयरन मैन पे ऐसे लिख दो, नहीं पता। तो नॉन फिक्शनल होता है। तो ऐसे लिखने के लिए आपको एक राइटिंग स्टाइल फॉलो करना होगा। उस राइटिंग स्टाइल को कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। सुना है वर्ड क्रिएटिव राइटिंग? कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर यूज करते हैं कि वी आर डूइंग क्रिएटिव राइटिंग, आई मीन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। जब वो अपने रिज्यूम को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर लिख तो वो सीधे भी सकते हैं आई एम एन कंटेंट क्रिएटर, लेकिन वो क्या लिखते हैं, आई मीन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, आई एम वर्किंग हियर फॉर मोर देन 10 years। अब नॉर्मल इंसान क्या लिखेगा, आई एम वर्किंग फॉर मोर देन 10 years, बट वो उसे अच्छे शब्दों में डालेंगे। वो क्या कहेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन ए डेकेड। तो आप जो करने वाले हो उस राइटिंग स्टाइल को कहेंगे क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग बनती कैसे है, इमेजिनेटिव होने से, एनालिटिक होने से, और डेस्क्रिप्टिव होने से, और इन सबके कॉम्बिनेशन से। आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, शब्दों को, नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, नए वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं वो जटिल हो। अब ये आप लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, बात आएगी सामने वाले को नजर क्या आना चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी? तो प्रेजेंटेशन यानी कि गुड एक्सप्रेशन। आपके जो विचार हैं आपने सोच लिए, लिख दिए, आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, अच्छे वाक्यों का प्रयोग किया, लेकिन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्या वो शब्द आपके सही विचार को? आप अगर उन्हें खुद से पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे ही लगेंगे, समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि आप ही ने लिखे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी लिखी हुई चीज को किसी 10 साल के बच्चे को दूं, तो क्या वो भी आपके विचार को समझ पा रहा है आपके शब्दों से? तो आपको एक्सप्रेशन पे काम करना होगा कि जो शब्द आप चुने, जो वाक्य आप चुने, वो आपके विचारों को, आपकी इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाए, प्रेजेंट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। सेकंड चीज जो प्रेजेंटेशन में आती है वो आता है फ्लो। कि फ्लो नहीं टूटना चाहिए। एक बार इंसान पढ़े तो पढ़ के खत्म करके ही हटे। फ्लो नहीं टूटना चाहिए, मजा आना चाहिए, अब आगे क्या होने वाला है, वो क्रियोसिटी, कि सब कुछ भूल के लेके अब तो पहले पूरा पढ़ूंगा, इस इंसान ने लिखा क्या है, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो वो फ्लो होना चाहिए। फिर कंटेंट, क्योंकि बकवास कितने भी अच्छे शब्दों में लिखो, रहती वो बकवास ही है। अगर किसी का तरीका अच्छा है बकवास करने का, तो वो आपको कुछ समय के लिए अपनी तरफ केंद्रित कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएगा। कभी ना कभी आप समझ ही जाओगे, यार ये क्या है, ये वही चीज बार 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 बार।
कंटेंट अच्छा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, बकवास नहीं होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकंड लाइन में लिख रहे हो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी, और को दिस है क्या नहीं पता, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, वर्ड्स जो हैं वो नॉलेजेबल नहीं है, कंटेंट जो है वो नॉलेजेबल नहीं है, डेप्थ में नहीं है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट की डेप्थ होनी चाहिए, आपके विचारों में भी गहराई होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। शैलो नॉलेज से राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। आपके विचारों में, आपके थॉट प्रोसेस में डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, सामने वाले को सोचने पे मजबूर करना चाहिए कि हाँ यार इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं जैसे इस इंसान ने लिखा हुआ है। मैंने अभी कल परसों एसएसबी के सेशन में आप लोगों को बताया था ना कि आप टू वे थिंकिंग रखा करो, दोनों पहलू सोचा करो। जैसे मैंने कहा कि MiG-21 इतने क्रैश हो रहे हैं, फिर आपको बताया कि दूसरा पहलू क्या है उस चीज का, कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी उन प्लेन्स को इतनी जल्दी रिपेयर या उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए हमें उन्हें रखना जरूरी है। जब यही बात आप पेपर में लिखोगे तो सामने वाला भी सोचेगा यार ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं, शायद गवर्नमेंट इसीलिए नहीं कर रही। तो सामने वाला सोचने पे मजबूर होना चाहिए आपके विचारों से। तो कंटेंट, डेप्थ, नॉलेज, फ्लो एंड गुड एक्सप्रेशन, अगर आप ये रखोगे तो पढ़ने वाले को मजा ही आ जाएगा। और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी लिंग्विस्टिक स्किल्स है, ग्रामर और व्याकरण दोनों अच्छी हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। अब सब कुछ पता है हमें कि क्रिएटिव राइटिंग करनी है, लिखना है, कैसे लिखना है, क्या होना है, प्रेजेंटेशन क्या रखनी है। अब कुछ प्री राइटिंग टूल्स हमारे पास होने चाहिए। लिखने से पहले हमारे दिमाग में क्या चल रहा होना चाहिए। अगर हम कोई टॉपिक देखें, उस पर लिखना शुरू करें, तो पेन उठाने से पहले हमारा दिमाग क्या सोच रहा हो। सबसे पहले डिमांड, जरूरत, या टॉपिक की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जब हमें डिमांड समझ में आ गई, हमें जरूरत समझ में आ गई टॉपिक की, फिर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, थिंकिंग करनी है, क्या कैसे क्यों। जितने डब्लू है ना, व्हाट वाई विच वेयर वेन, सारे डब्लू लगा दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, क्यों कैसे कहां, सब। फिर थर्ड स्टेप, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की नॉलेज को एक स्ट्रक्चर में डालो कि ये आइडिया मैं इंट्रो में दूंगा, ये आइडिया मैं उसमें लिंकिंग पैरा में दूंगा, ये आइडिया मैं मेन बॉडी में दूंगा, ये आइडिया मैं कंक्लूजन में दूंगा। जो 5-7 आइडिया एकदम दिमाग में आए थे, वो तुरंत स्ट्रक्चर हो जाने चाहिए कि कौन सा आइडिया मैं कहां लिखने वाला हूं। तुरंत स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए दिमाग में कि ये वाला डेटा, ये वाला फैक्ट वहां दूंगा, ये वाला क्वेश्चन वहां पूछ के उसका आंसर वहां कर दूंगा। तो वो स्ट्रक्चर आपका बन जाना चाहिए टॉपिक देखने के 40 सेकंड के अंदर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है नॉलेज इनटू वर्ड्स, कि मैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर करूंगा। ढांचा बोलते हैं स्ट्रक्चर को, कि ढांचा आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। तो ये प्री राइटिंग चीजें हैं जो आपको टॉपिक देखते ही समझ में आ जानी चाहिए लिखने से पहले। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ऑन वन साइड सिंपल वर्ड्स, ऑन अदर साइड द वोकैब। गुड वोकैब अगर आपके पास है, अच्छी वोकैब है तो यूज करिए, जितनी चीजें हैं उन्हें यूज करिए। मैं क्वेश्चंस लूंगा अभी आप लोगों के, अभी हाथ नीचे कर लीजिए, क्वेश्चन लूंगा मैं अभी आपको। जैसा मैंने आप लोगों को एडमिशन से पहले बताया था, एक भी क्वेश्चन रहेगा नीट खत्म नहीं होगी। तो फर्स्ट लेट मी फिनिश। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई सारी जनरल एसए की बातें, कि ये एसए हम कहीं भी लिख सकते हैं, नोट इन द यूपीएससी कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई कंपटीशन हो। ये सारी चीजें तो हर एसए पे काम आएंगी, हमेशा आएंगी। अब बात करेंगे सीए पीएफ एसी एसए के बारे में, जिसकी एक वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड। इसमें आपको 3 पेजेस दिए जाएंगे। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक पेज पे आप 100 वर्ड लिखें, 100 वर्ड्स लिखें, और 3 पेज पे अपना एसए खत्म। जब हम कहते हैं लिमिट, तो लोग लिमिट का मतलब नहीं समझते।
लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि हमें 300 वर्ड की लिमिट दी गई, वर्ड रखेंगे। सड़क पे लिखा होता है, जब हम जाते हैं स्पीड लिमिट होती है 100 इज द स्पीड लिमिट, है ना? तो उसका मतलब क्या होता है? क्या हम 90 नहीं जा सकते, या हम 110 नहीं जा सकते? हम 90 जा सकते हैं, है ना? लिमिट मतलब अपर एक्सटेंट। 300 वर्ड लिखने को बोला है तो 300 ही नहीं लिखने हैं, आप 270, 275, 280, 260 में खत्म कर दो। 300 अपर लिमिट दी गई है, ये नहीं है कि 300 गिन के 300 ही लिखूंगा। आप 285, 280, 290 पे आराम से खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम ऐसे इसमें लिखेंगे तो हमारे आएंगे मेनली इंट्रोडक्शन एक पैरा, लिंकिंग पैरा सेकंड पैरा, मेन बॉडी में 3 पैरा, एंड देन कंक्लूजन का 1 पैरा। यानी कि टोटल 6 पैराज में हम अपना ऐसे खत्म कर रहे हैं। हर एक पैराग्राफ की वर्ड लिमिट हम पहले से डिफाइन रखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में हम 40 से 50 शब्दों का प्रयोग करेंगे, लिंकिंग पैरा में हम मैक्सिमम 30 शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है? मेन बॉडी के जो पैराज हम लिखेंगे वो हम तीनों पैरा 60 तक लेके जा सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 30, 40, 70 एंड 180, 250 वर्ड्स हो गए। अब अदर 40 वर्ड्स में, अदर 45 वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। तो हम 290 और या 295 तक अपना ऐसे खत्म कर रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के कुछ तरीके होते हैं, हर ऐसे की डिमांड के हिसाब से लिखाएंगे, लेकिन अभी मैं बस मोटा मोटा आप लोगों को बता रहा हूं। वो ऐसे टू ऐसे, टॉपिक टू टॉपिक चलता रहेगा अदर क्लासेस में। सबसे सिंपल, अगर हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हमारा दिमाग खाली बर्तन हो चुका है उस टाइम पे, तो हम इंट्रो में क्या लिखेंगे? तो हम इंट्रो में लिखेंगे कीवर्ड्स की डेफिनेशन या कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन। जैसे आ गया यूसीसी इज द नीड ऑफ आर, कि इस समय यूसीसी की भयानक आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत यूसीसी की है। अब हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? हम यूसीसी को डिफाइन कर देंगे। सबसे बेसिक है ये चीज, कि कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो इंट्रोडक्शन में यूसीसी बता देंगे क्या होता है, ठीक है भैया? यूनिफॉर्म, पहले उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये होता क्या है, संविधान में कहां दिया गया है, हो गया इंट्रोडक्शन। लेकिन इसके अलावा हम कोट से शुरू कर सकते हैं, स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैं टॉपिक टू टॉपिक सिखाऊंगा एक एक तरीका, अभी इस चीज को दिमाग पे लोड मत लो, बस बता रहा हूं, ठीक है? फिर लिंकिंग पैरा, क्या होता है लिंकिंग पैरा? लिंकिंग पैरा होता है जो आपके इंट्रोडक्शन को मेन बॉडी से कनेक्ट करता है। क्यों जरूरी है? ये बताने के लिए जरूरी है एग्जामिनर को कि मुझे पता है टॉपिक क्यों पूछा गया है। लिंकिंग पैरा सीधे सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है व्हाई इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है। जैसे विमेन इन फोर्सेस टॉपिक आया, लिंकिंग पैरा आप दे सकते थे, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्लैरिफाइड that there should be a permanent commission for the women officers in the army. Women's also being, हेलो मेरी वीडियो चली गई आप लोगों के पास से? हेलो am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, कर लो माइक Yes, sir. कर लो, Yes, sir. कर लो। हाँ जी, जो अभी मैसेज आया शैलेंद्र जी का कि करंट की घटना, यानी कि सीधे सिंपल शब्दों में टॉपिक पूछा क्यों गया,
अगर एग्जामिनर के दिमाग में आ गया आपका पढ़ के कि इसे तो पता है टॉपिक क्यों पूछा गया है, आपके 2-3 नंबर तो वहीं बन गए, क्योंकि आप 2-3 चीजें एक साथ समझ गए। टॉपिक पूछा क्यों गया है, टॉपिक की डिमांड क्या है, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि भाई से तो पता चल गया कि टॉपिक की डिमांड क्या है, आगे जो भी लिखा होगा रिलेवेंट ही होगा। तो लिंकिंग पैरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा होता है। बहुत से लोग इसे लिखना कंसीडर नहीं कराते, बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी इसे नहीं लिखाते, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सबसे जरूरी पार्ट होता है इससे का। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर को सामने से ये बता दो कि मुझे पता है क्यों पूछ रहे हो, तो फिर आधी चीजें उसके दिमाग में शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो लिंकिंग पैरा का सीधा मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, आपको डिमांड क्लियर हो जाएगी उसकी। फिर आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी 2, 3, 4, 5 तरीके तक की हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता देता हूं। जैसे एक में हम लिख सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम दी गई है तो प्रॉब्लम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करंट सिचुएशन। प्रॉब्लम की करंट सिचुएशन क्या है। दूसरे में प्रॉब्लम के कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं। तीसरे में इंप्लीकेशंस क्या हैं। इंप्लीकेशन समझते हो, यानी कि एक प्रॉब्लम ने दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। यानी कि हम बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, पॉवर्टी क्राइम भी जनरेट करती है। तो इंप्लीकेशंस। फिर गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ। फिर उन एफर्ट्स में लूप होल्स क्या हैं अपने दिमाग से। ये पूरा मेन बॉडी में आएगा, इसी फ्लो में आएगा। पहले करंट सिचुएशन क्या है, कॉजेज क्या है, इंप्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, लूप होल्स क्या है। ये आपको 3 पैरा में लिखने हैं मेन बॉडी में। अगर प्रॉब्लमेटिक ऐसे है कि फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन ही ले लो, तो इसमें क्या लिखोगे, प्लास्टिक पोल्यूशन की करंट सिचुएशन क्या है, डेटा दोगे कि भाई समुद्र में इतने हैं, मछली मर गई, समुद्री जीव मर गए, और जब जलता है हानिकारक गैसें हो। समझ रहे हो ना, मतलब करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इतना टन हो गया, इतना टन इकट्ठा हो गया। फिर कॉजेज क्या है, क्यों बढ़ रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन, कि सिंगल यूज प्लास्टिक है इसलिए बढ़ रहा है, लोग एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं। फिर इंप्लीकेशंस क्या है, कि प्लास्टिक पोल्यूशन होने से क्या होता है, कि जानवर खाते हैं मर रहे हैं, इंसानों में बीमारियां फैल रही हैं, जलते हैं गैस होती है, उस गैस से अलग अलग बीमारियां होती हैं, इंप्लीकेशन हो गए। गवर्नमेंट एफर्ट क्या है, कि गवर्नमेंट एफर्ट कि प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है, कपड़े उसको कागज को और कपड़े के थैलों को प्रमोट किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के एफर्ट है। फिर इसमें लूप होल्स क्या है, कि गवर्नमेंट बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एक साथ फोर्स नहीं कर सकती, ये लूप होल्स हैं। आप और भी सोच सकते हो। तो इस तरीके से आप मेन बॉडी लेके चलोगे। फिर दूसरा तरीका है कि आप करंट सिचुएशन बता दो, इश्यूज बता दो, फिर चैलेंजेस बता दो। अगर प्रॉब्लमेटिक ऐसे नहीं है तो आप उसमें करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, उस करंट सिनेरियो के साथ में इश्यूज क्या हैं, उसके साथ चैलेंजेस क्या हैं। जैसे विमेन इन फोर्सेस है तो करंट सिनेरियो क्या है, ये बताओगे ना, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विमेन इन फोर्सेस को प्रॉब्लम थोड़ा ही है। अरे विमेन इन फोर्सेस कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे तो नहीं है। तो उसमें हम क्या बताएंगे मेन, तो उसमें हम बताएंगे करंट सिनेरियो क्या है, कि कितनी फिलहाल कितनी ऑफिसर्स हैं, कितनी जवान है। फिर इश्यूज क्या हैं, कि अगर मतलब नंबर कम है तो क्यों है, इश्यूज क्या आ रहे हैं, लोग लड़कियां ज्वाइन क्यों नहीं कर रही। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या सिचुएशंस बन रही हैं। फिर लास्ट में उसके बाद वे फॉरवर्ड दे दो कि कैसे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट के एफर्ट बता दो। तो हर एक टॉपिक अलग तरीके का जब आएगा तो वो एक अलग मेन बॉडी डिमांड करेगा, और ये आप लिखनी सीखोगे। ठीक है। अब कितने तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करंट सिनेरियोज हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं, इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें हम दो अप्रोच लेके चलते हैं, एक होती है सेक्टोरल अप्रोच, दूसरी होती है सेक्शनल अप्रोच। जब सेक्टोरल अप्रोच की बात आती है, जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, कि प्लास्टिक पोल्यूशन की हमने बात की, तो किस किस सेक्टर पे क्या इफेक्ट डाल रही है, कि उसके इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है। सेक्टर्स गिनना शुरू करना, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, सोसाइटी, कल्चरल,
एथिकल, ये सब सेक्टर तो हैं कि हर एक पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। दूसरी तरफ सेक्शनल अप्रोच, यानी कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे मेल पे फीमेल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जैसे जेंडर रेशियो की बात आ गई, अबॉर्शन की बात आ गई, फीमेल हेल्थ की बात आ गई, तो या एजुकेशन की बात आ गई। जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो वो इकोनॉमी, सोसाइटी, सिक्योरिटी पे बाद में जाएगी, पहले मेल फीमेल पे आ जाएगी। तो सेक्शनल अप्रोच फॉलो करेंगे कि मेल फीमेल का क्या है, फिर ओल्ड पे, यंग पे, यूथ पे, मतलब एज सेक्शन पे क्या इफेक्ट डाल रही है। फिर जब हम सेक्शन की बात करेंगे तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही हो सकता है सोशल लेवल पे बात कर रही हो सकता है नेशनल लेवल पे बात कर रही हो सकता है ग्लोबल लेवल पे बात कर रही हो। अगर हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी की तो सोशल लेवल तक बात खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन बात करेंगे अगर पॉल्यूशन की तो बात ग्लोबल लेवल तक जाएगी। फिर अदर एक्सपेक्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है जो किसी कास्ट को, जेंडर को, क्लास को, रीजन को, रिलीजन को टारगेट करती हो। फिर हम करंट सिनेरियो अगर लिखें या इंट्रोडक्शन अगर हम देना चाहते हैं हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट में, तो उसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। हम एंशिएंट से शुरू करें, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिया, कंटेम्प्रेरी, तो हर एक एस्पेक्ट आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, जो कि एक बैलेंस अप्रोच है, बैलेंस चीजें होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वही चीजें रिपीट करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दो, कंक्लूड हो जाएगा। नहीं, नहीं होता। आपको नए वर्ड्स, नई चीजें बतानी होंगी, कंक्लूजन देना होगा, लेकिन शब्द नए होने चाहिए। वे फॉरवर्ड में हमेशा एक पॉजिटिव होप आपको देनी होगी, हमेशा एक पॉजिटिव होप आपको देनी होगी कि सिचुएशन जैसी भी हो, हम मिलकर सुधार लेंगे। हमारा देश तरक्की कर रहा है, अगर देश की बात है, दुनिया की बात है तो दुनिया तरक्की कर रही है। तो लेवल जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि सोशल, नेशनल, ग्लोबल, इंडिविजुअल, कुछ भी हो सकता है, तो हम उस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। आपको एक विजन देना होगा, वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में एक विजन देना होगा। तो यहां तक आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सारी की सारी यूज करना सीखोगे, लिखना सीखोगे, बनाना सीखोगे। चलिए, मेरी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। एक बात डाउट से पहले, प्लीज रिपीटेटिव डाउट्स मत पूछिएगा। अगर किसी का डाउट दूसरे डाउट में कवर हो जाए तो अपना हाथ नीचे कर लीजिए। ऑल गुड। चलिए, हाथ उठा लीजिए अपने, मैं नंबर से आप लोगों से पूछूंगा। सभी हाथ उठा लीजिए जिसके मन में कोई भी डाउट हो। मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं, जिसको हाथ उठाना है प्लीज उठा ले। उसके बाद किसी का काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट 11 लोगों ने क्वेश्चन, अब बंद कर दो, अब कोई नहीं उठाएगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो देखते हैं, अभी पहले पूछ लेते हैं एक एक करके। आदित्य पांडे सर, कहिए क्या डाउट है। मिस्टर आदित्य पांडे। सर ये पहला का उठा हुआ है सर, मैंने उठाया नहीं सर इसे। चलिए, एक डाउट खत्म हो गया। जिसका ऐसा डाउट हो वो हाथ नीचे कर ले अभी। सचिन। बोलो सर। यार इतनी स्पीड से तो बहुत जल्दी डाउट खत्म कर दूंगा मैं सबके। नेक्स्ट, देवाशीष। Sir, before that, you have told that while writing an argument, you have to write a conclusion for that. So, can you just put some examples then when to write why for word part? आर्ग्यूमेंट की तो बात ही कब की हमने, एसए की बात कर No, रहे थे sir. हम तो। No, sir. In essay, argumentative essay, you told that if an essay topic is such as in argumentative type, then you have to write at last. You have to write a conclusion, not why for word part. So, can you just देखो, provide one example for it, such that I can write one why for word instead of putting a conclusion on it?
अभी इन चीजों का लोड मत लो, मैंने आप लोगों को बहुत ऊपर ऊपर से चीजें बताई हैं, टॉपिक्स आएंगे धीरे धीरे सिखाऊंगा। पूरा 1 साल किस लिए मांग रहा हूँ आपसे यार? देखो जो लोग आप लोगों को कहते हैं ना कि 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में करा देंगे, कोर्स ले लो, रिकॉर्डिंग लेक्चर ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, कुछ नहीं होना। मैं कह रहा हूं, सामने से कह रहा हूं, कुछ नहीं होना। आप लोगों को मुझे लिखना सिखाने में 4 से 5 महीने लगेंगे भाई साहब। हर तरीके का लिखना सिखाने में 4 महीने तो मिनिमम लगेंगे, क्लासेस ले लेके। तो इतनी जल्दी मत करो कि ये वाला एग्जाम्पल, वो वाला एग्जाम्पल। धीरे धीरे टॉपिक्स आएंगे, हर एक टॉपिक को मैं सिखाऊंगा, आप सीख जाओगे किस टॉपिक पे कैसे लिखना होता है। तो जिसके ऐसे डाउट्स हैं कि पर्टिकुलर चीज को आप सीखना चाहते हैं, नहीं, वो नीचे कर लो हाथ। जब वो पर्टिकुलर चीज आएगी इन फ्यूचर, मैं क्लास में सिखाऊंगा। जैसे आज बता रहा हूं, बातें कर रहा हूं, ऐसे ही करूंगा। 2-2 3-3 4-4 घंटे तक क्लास लेके समझाऊंगा जब तक समझ नहीं आएगा। तो जिसका ऐसा भी कोई डाउट हो कि वो चीज पर्टिकुलर अभी बता दो, नहीं अभी नहीं बता सकता मैं। चलिए, संकल्प रावत जी। मिस्टर संकल्प रावत, many essays people first gives, so then says we'll discuss this in this essay। हाँ, मैंने बताया कि इंट्रो में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मैंने एक तरीका बताया ना कि इंट्रो में आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। जब मैंने आपको बताया कि आप या तो कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर दो, आप कोट से शुरू करो, एनेक्डोट से शुरू करो, स्टोरी से शुरू करो, हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट से शुरू करो, या आप क्वेश्चन पुट कर दो, तो आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि ये चीज क्या है। चलिए बात करते हैं। चलिए, सुनील कुमार जी। मिस्टर सुनील कुमार। सर ऐसे में डायग्राम मतलब दे सकते हैं डायग्राम, दे और सकते हैं, पॉइंट पॉइंट दे पॉइंट सकते हैं, फॉर्म में लेकिन लिखना तब ताकि। नहीं। पहली बात, ऐसे पैराग्राफ में लिखा जाता है, पॉइंट फॉर्मेट में कभी नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, डायग्राम तब देना चाहिए जब हमारे पास 800-900 वर्ड की इंफॉर्मेशन है और वो हमें 300 वर्ड में समेटनी है। तब हम डायग्राम यूज करेंगे कि एक डायग्राम 100-150 वर्ड की इन्फो को कलेक्ट करके एक ही जगह रख दे। अदरवाइज हम डायग्राम नहीं पुट करेंगे। चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। देन विकास सिंह चौहान। सर टेक्स्ट में डाल दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। सर टेक्स्ट में डाल दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए, तब तक दिग्विजय सिंह। इलेक्शन नहीं लड़ रहे आप, यहाँ क्यों बैठे हो? मिस्टर दिग्विजय सिंह। सर मेरा डाउट है वो कौन इससे सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होगी, और सर कंटेंट और सर हैंड राइटिंग से रिलेटेड, सर ये चीज मेरे बहुत दिमाग में रहती है। अरे सर, यही तो सिखाएंगे, मैं बता रहा हूँ। आगे आने वाली चीजों का लोड मत लो, मैंने आपको एक बेसिक चीजें बताई हैं, क्या क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वो समझ में आ गया ना। लिखना कैसे है, यस। क्या कहाँ से आएगा, वो धीरे धीरे सब आएगा आगे। अभी ये बताओ कि आपको समझ में आ गया क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और होता क्यों है, होता क्या है, ये समझ में आ बस जाना यही चाहिए। है। बस बाकी चीजें छोड़ दो, अभी आगे क्या होगा कि कंटेंट कैसे। कंटेंट इतना होगा आपके पास, पूछो मत। चलिए, फिर हैं प्रशांत कुमार स्टडी। ये कैसा नाम है, स्टडी कौन रखता है अपने बच्चे का नाम? मिस्टर प्रशांत कुमार स्टडी। मैंने रेज नहीं करा तो पहले का। चलिए बताइए सर क्वेश्चन। अच्छा, पहले से हाथ ऊपर है आपका, क्वेश्चन नहीं है। जी सर। चलिए, अब नीचे कर लीजिए। फिर आते हैं शैलेंद्र सिंह जी। दरोगा जी कहिए। जैन सर। जैन सर। सर
इस चीज का कंफ्यूज रहता है कई बार कि ऐसे कौन सी लैंग्वेज में लिखे, हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे। जैसे आपने कहा था प्रोफेसर चेक करते हैं, तो क्या दोनों लैंग्वेज के प्रोफेसर चेक करेंगे? यदि हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखोगे तो हिंदी का प्रोफेसर चेक करेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश का करेगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं जब आपको बाकी चीजें अंग्रेजी में ही लिखनी है तो दूसरी भाषा का लोड क्यों लिया जाए। ठीक है सर। बाकी पेपर तो जब भी इंग्लिश में लिखना है तब भी इंग्लिश में लिखना है, तो फिर दो दो चीज का लोड क्यों लेना है, फिर तो इंग्लिश ही सीख लो, फिर शुद्ध हिंदी सीखने की जरूरत ही क्या है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम हिंदी माध्यम से हैं तो हमें हिंदी आती है। मैं शुद्ध हिंदी में उनसे अभी वार्ता करना शुरू करूंगा और वो फिर उसका गूगल करने जाएंगे, मतलब नहीं हो पाता सर, शुद्ध हिंदी लिखना भी बहुत कठिन है। वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर दो दो लैंग्वेज का, दो दो भाषाओं का जोर अपने दिमाग पे देने की क्या आवश्यकता है। अंग्रेजी में लिखो अगर आप लिख सकते हैं तो, बाकी जिसको बिल्कुल नहीं आती वो लिखे हिंदी में। ठीक है सर, नहीं हो तो आती है इंग्लिश, चलिए बाकी बहुत पेपर अच्छी भी तो बात है। इंग्लिश में करना पड़ेगा है। बिल्कुल करना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं होता। और बात ऐसी है, हमें सर ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, बात ये है। क्योंकि सर हम तो वो लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। सर क्योंकि आधा उधर समझ में आता है, आधा उधर समझ में आता है। बिल्कुल सर। थैंक यू विकास सर। सिंह चौहान जी ने हाथ उठाया। आपने शायद क्वेश्चन रिटर्न में डाला था सर, देख लेता हूँ। आपने शायद टेक्स्ट में डाला है। कॉल मैसेजेस। सर क्या क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी? बिकॉज मैं सीआरपीएफ में सर्विंग हूँ। सर सीआरपीएफ में यहाँ 3-4 लोग हैं सर्विंग, और कोबरा पीआईआई भी है। सर रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी, ये मैं आप लोगों को पहले कह देता हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। रीजंस कई हैं, मैं बता देता हूँ। पहली बात, रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं होती। दूसरी बात, आज मैंने सिर्फ बोला है, नेक्स्ट टाइम से मैं लिखूंगा भी, टैब पे लिखूंगा, आप लोगों को सामने डिस्प्ले पे दिखाई देगा। और टैब की एक लिमिटेशन होती है कि या तो हम स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं आपके सामने, या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज होती है। हाँ, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप अपने अकाउंट से रिकॉर्डिंग लगा दें और बाद में बैठ के देख लें, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी स्क्रीन ज्वाइन करिए मीट को, नहीं देख सकते स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके चले जाइए अपने काम पे, आके देख लीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं होती जब तक आपके सामने से वन ऑन वन डाउट क्लियर मैं नहीं कर सकता, आपसे एक एक से बात मैं नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुझे एक एक की सोच सुधारनी है। अभी आप सोच के नाम पे शौच करते हो। तो वो एक एक से बात करके सुधारनी पड़ती है। हाँ जनरली रात में ही होंगी, कभी 9 बजे से हो जाएंगी, कभी 9:30 से हो जाएंगी, जनरली 9 इसके बाद ही होंगी। चलिए दयानंद सिंघल जी ने हाथ उठा लिया, हालांकि मैंने मना कर दिया था, लूंगा नहीं मैं, लेकिन स्टिल बताइए सर। सर आपने जैसे बोला कि सर हिंदी के से जो हिंदी में ऐसे पे और ग्रामर पे हो तो क्या पेपर कहना टू चाह रहे हो टू सर? टू के लिए। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी पेपर तो इंग्लिश में लिखना ही है, फिर दो दो भाषाओं में क्यों। लेकिन मुझे इस चीज से कोई हाँ एतराज नहीं है। और ना मैं ये कह रहा कि हिंदी वालों को नंबर कम मिलते हैं, नहीं, अच्छा लिखोगे तो दोनों में मिलेंगे। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं बेशक हिंदी में लिखिए, हमारी तरफ से इवेल्युएशन भी मिलेगा, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा हिंदी वालों को। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं थैंक कि आप इंग्लिश में लिखो, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहे। इवन मैं तो हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज एक बार हिंदी पढ़ा दीजिए, कि पीसीएस में हाँ आएगी, सर स्टेट स्टेट पुलिस में आएगी, बाकी काफी जगह पे आती है। तो मैं हिंदी एक बार पढ़ा दूंगा। मैं हिंदी पहले पढ़ाया करता था, मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत हिंदी पढ़ाने से ही की थी। मैं पहले हिंदी का टीचर हुआ करता था। तो हिंदी भी पढ़ाऊंगा मैं एक बार, अगर आप लोग वहां पे पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा। वो मैं फ्री रखूंगा सबके लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसके लिए कोई बैच लॉन्च करूं या ऐसा कुछ करूं। 7 से 8 क्लास में मैं हिंदी खत्म करा दूंगा, ऐसी सिखा दूंगा कि जिंदगी में नहीं बोलूंगा। सर उसमें ग्रामर भी होगी क्या?
सर ग्रामर नहीं होती हिंदी में, व्याकरण होती है, और सिर्फ व्याकरण ही पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाने का मतलब व्याकरण पढ़ाना ही होता है। और कौन सा मैं यहाँ पे लिटरेचर पढ़ाऊंगा, काव्य थोड़े पढ़ाऊंगा, व्याकरण ही पढ़ाऊंगा। काव्य थोड़े पढ़ाना है मुझे, शब्दावली थोड़े पढ़ानी है, वो तो आप पढ़ लोगे। पर व्याकरण पढ़ाएंगे, शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, संधि क्या होती है, ये पढ़ाऊंगा। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, काल क्या होता है, ऐसे शब्दों का चयन। वो बात अलग है कि मैं आपको हिंदी, जिन लोगों को नहीं आती या बहुत कमजोर है हिंदी में, उन्हें हिंदी भी इंग्लिश के तरीके से पढ़ाऊंगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके हिंदी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि भाषा कोई भी हो, चलती वो एक ही तरीके से है कि उसका मतलब समझ आना चाहिए। क्योंकि आपका एक ग्रामर में पेपर 2 में एक चीज आएगी, एक्टिव पैसिव, है ना, इंग्लिश ग्रामर में आती है एक्टिव पैसिव, हिंदी में भी आती है। हम उसे इंग्लिश में सीखते हैं तो दिमाग में नहीं आती आधे से, लेकिन अगर हम उसी चीज को हिंदी में सीखें तो वो बहुत जल्दी दिमाग में आ जाती है। जब हम हिंदी में कहते हैं कि कर्ता पे निर्धारण होना चाहिए, जो कार्य कर रहा है उसे कर्ता बोलते हैं, कि जब कर्ता पे निर्धारण हो किसी चीज का, पूरा वाक्य बदल जाए केवल कर्ता की वजह से, तो वहां पे एक्टिव वॉइस होती है। कैसे? रानी गाना गा रही है, समझो, रानी गाना गा रही है, यानी कि अगर हम रानी की जगह राजा कर देंगे तो हमें बाकी वाक्य भी बदलना पड़ेगा कि राजा गाना गा रहा है ना। लेकिन अगर हम इसी चीज को पैसिव वॉइस में कर दें तो हम क्या करेंगे, रानी द्वारा गाना गाया जा रहा है। अब इसमें से सब्जेक्ट जो था, कर्ता जो था, वो हट गया। अब आप रानी की जगह राजा लिखो, कुत्ता लिखो, कुत्ते द्वारा गाना गाया जा रहा है, वो गाना गाया ही जाएगा, बाकी शब्द नहीं बदला जाएगा, बाकी वाक्य नहीं बदले जाएंगे। तो एक्टिव पैसिव भी तो ऐसे ही काम करते हैं कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी जाती है। तो वो चीजें अगर हिंदी आप लोगों को करनी है तो मैं करा दूंगा, हिंदी भी कराऊंगा मैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, समाप्त करें। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। और आप लोगों के टॉपिक्स अभी नेक्स्ट वीक से शुरू कराऊंगा, क्योंकि जैसे आज ओरिएंटेशन एस्से का लिया है, अभी आर्गुमेंट का भी लेना है, रिपोर्ट का भी लेना है, ठीक है। तो पहले एक बार मोटा मोटा आइडिया दूंगा, उसके बाद आपको टॉपिक दूंगा। पहले टॉपिक देने का कोई फायदा है नहीं, समझ रहे हो। तो आप लोगों का धन्यवाद आने के लिए। अगर आप क्लास का फीडबैक देना चाहें तो प्लीज अपने ग्रुप में दे दीजिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, राम राम, जय हिंद सर। जय जय Thank you. थैंक यू सर।